नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी ने पार्टी अध्यक्ष को कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार दे दिया है। पार्टी के नेता जयराम रमेश ने आज कहा कि स्टीयरिंग कमेटी में खुलकर बातचीत हुई, सभी सदस्यों ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से स्टीयरिंग कमेटी ने यह तय किया है कि कांग्रेस अध्यक्ष को सीडब्ल्यूसी सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार दिया जाए। इसका मतलब यह है कि अब सीडब्ल्यूसी के लिए चुनाव नहीं होंगे। बताते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां पूर्ण अधिवेशन छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हो गया। इसी दौरान स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी आज स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में शामिल नहीं हुए। मीडिया रिपोर्टों में पार्टी नेताओं के हवाले से कहा गया था कि गांधी परिवार की अनुपस्थिति एक संकेत है कि संचालन समिति चुनाव कराने के खिलाफ फैसला करेगी, और जब स्टीयरिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई तो कुछ ऐसा ही फैसला सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चुनावी राज्य नागालैंड और मेघालय का दौरा किया है। यहाँ उन्होंने नागालैंड के दीमापुर में रैली को संबोधित किया। मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने नागालैंड की सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाया। दिल्ली से लेकर दीमापुर तक उन्होंने परिवारवाद को ही प्राथमिकता दे रखी थी, लेकिन हमारी सरकार ने पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए दिल्ली की सरकार की सोच को ही बदल दिया है। कांग्रेस ने पूर्वोत्तर को एटीएम माना हुआ था। सरकार का पैसा जनता तक नहीं बल्कि करप्ट पार्टियों की तिजोरी में पहुंचता था, लेकिन हम पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को कांग्रेस की तरह एटीएम नहीं बल्कि अष्टलक्ष्मी मानते हैं। 27 फरवरी को होने जा रहे मेघालय विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया है। इस दौरान शिलोंग में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विरोधियों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने वंशवाद की राजनीति को लेकर हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेघालय को वंशवादी राजनीति से मुक्त होना चाहिए। दिल्ली ही नहीं, मेघालय में भी पारिवारिक पार्टियों ने अपनी तिजोरी भरने के लिए मेघालय को एटीएम में तब्दील कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग जिनको देश ने नकार दिया है, जो निराशा के गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं और कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, देश का कोना कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। दिल्ली सरकार ने अपने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि वो एलजी के आदेश को सीधे लागू ना करें। इस बारे में सभी मंत्रियों ने अपने सचिवों को पत्र लिखा है कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से कोई आदेश मिले तो संबंधित मंत्री को पत्र लिखें। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उपराज्यपाल से सीधे तौर पर मिले आदेश संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। ऐसे में उपराज्यपाल के आदेशों का पालन करने को सरकार गंभीरता से लेगी। एलजी और दिल्ली सरकार के बीच कई मसलों पर टकराव की स्थिति बनी हुई है। इसमें स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने का मसला भी शामिल है। इसे लेकर दिल्ली सरकार की फाइल उपराज्यपाल के पास है, लेकिन उन्हें अभी तक इस पर मंजूरी नहीं दी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट के चलते अब एलआईसी को बड़ा नुकसान हुआ है। अडानी ग्रुप की 5 बड़ी कंपनियों में अपना स्वामित्व रखने वाली एलआईसी की हिस्सेदारी का मार्केट प्राइस यानी कि बाजार कीमत पहली बार इसके परचेज प्राइस से नीचे गिर गया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक गुरुवार को एलआईसी की हिस्सेदारी का मार्केट प्राइस 26,861 करोड़ रुपए था, जो इसके 30,127 करोड़ रुपए के परचेज प्राइस से लगभग 11% कम हो गया है। बता दें, एलआईसी अडानी ग्रुप की कंपनियों में सबसे बड़ी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर है, जिसमें से दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही में अडानी बंदरगाहों में 9.14%, अडानी गैस में 5.96%, अडानी एंटरप्राइजेज में 4.23%, अडानी ट्रांसमिशन में 3.65% और अडानी ग्रीन एनर्जी में 1.28% है। बता दें, कांग्रेस समेत विपक्ष ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जब एलआईसी के पैसे डूबने और आम आदमी की गाढ़ी कमाई को डूबने को लेकर जब हमला बोलना शुरू किया, तब एलआईसी ने 30 जनवरी को इसको लेकर सफाई दी थी और कहा था कि एलआईसी के पैसे बिल्कुल सुरक्षित हैं, उसका पैसा नहीं डूबा है, क्योंकि उसने जितनी वैल्यू के शेयर खरीदे हैं वो कुल खरीद वैल्यू यानी कि परचेज प्राइस 30,127 करोड़ रुपए है और उसकी मार्केट वैल्यू अभी 56,142 करोड़ रुपए बनी हुई है। यानी एलआईसी तो फायदे में है। इसके बाद से आम आदमी को सुकून दिलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब दांव बिल्कुल उल्टा पड़ गया है। पहली बार परचेज प्राइस से मार्केट वैल्यू कम हो गई है, जो जनता के लिए बहुत चिंता की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में आदेश आने तक मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका एडवोकेट एमएल शर्मा ने दायर की थी। इसके साथ ही कोर्ट ने यह साफ किया है कि वो इस मामले की जांच के लिए समिति के गठन को लेकर अपना फैसला सुरक्षित कर चुकी है और जल्द ही इस फैसले को सुनाया जाएगा।
मीडिया रिपोर्टिंग पर मांग करते हुए जब शर्मा ने कहा कि मीडिया सनसनी पैदा कर रही है, तो सीजेआई ने दोहराया कि उचित तर्क दें, मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक नहीं लगाई जा सकती। सीजेआई ने यह भी कहा कि बेंच जल्द ही आदेश पारित करेगी। बिहार में नवगठित राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा ट्विटर पर की और नीतीश के नाम संदेश भी दिया। उन्होंने लिखा, मुख्यमंत्री जी, त्वदीयम वस्तु तुभ्यमेव समर्पये। आज मैंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा सौंप दिया है। मन अब हल्का है। चक्रव्यूह से बाहर आ जाने की सुखद अनुभूति हो रही है। याचना का परित्याग कर रण के रास्ते पर निकल पड़ा हूं। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की पहली वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इससे जुड़े एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस प्रस्ताव में व्यापक, न्याय संगत और स्थायी शांति लाने और रूस से यूक्रेन में शत्रुता खत्म करने और तत्काल सेना वापस लेने की मांग की गई। लेकिन जब इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो भारत इससे एब्सटेन कर गया, यानी दूर हो गया। इसका मतलब है कि भारत ने ना तो इस प्रस्ताव का विरोध किया और ना ही इसका समर्थन किया। ऐसा ही चीन ने भी किया। कुल 32 देश वोटिंग से दूर रहे। 193 सदस्यीय यूएनजीए में मतदान के दौरान 141 सदस्य देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 7 ने प्रस्ताव का विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र में यह प्रस्ताव तब लाया गया है जब रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन पहुंचे थे। इस पर रूस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और परमाणु हमले की चेतावनी भी दी। भारतीय अमेरिकी अजय बंगा को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व बैंक का प्रमुख नामित किया है। अगर विश्व बैंक के निदेशक मंडल द्वारा पुष्टि की जाती है तो बंगा दुनिया के 2 शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में से किसी एक का प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी होंगे। अजय बंगा मास्टरकार्ड के पूर्व सीईओ हैं। वो इस कंपनी में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। अजय को बिजनेस में 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। वो अमेरिकन रेड क्रॉस, क्राफ्ट फूड्स और डाउ इंक के बोर्ड में रह चुके हैं। अजय बंगा अभी प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और रहने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनके बच्चे अभी उनकी पूर्व पत्नी की कस्टडी में हैं। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ओर से पेश वकील प्रदीप थोराट ने उनकी पूर्व पत्नी और बच्चों को लेकर कोर्ट में कहा कि वो और बच्चे संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक हैं। बच्चे दुबई में स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन वो पिछले साल भारत आई थी और अब बच्चे भी यहीं हैं। वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। इस पर बेंच ने पूछा, क्या ये कोई वैवाहिक विवाद है? इस पर नवाजुद्दीन की ओर से कहा गया कि हम 2011 में अलग हो चुके हैं। इस पर अभिनेता की पूर्व पत्नी की ओर से पेश वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा, बच्चे मेरी हिरासत में हैं, मैं उनकी मां हूं और बेटी ने साफ कर दिया है कि वो अपनी मां को छोड़कर किसी विदेशी स्कूल में नहीं जाएगी। इस पर बेंच ने कहा कि बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देंगे तो पढ़ाई कैसे होगी। इस पर रिजवान सिद्दीकी ने कहा कि वो ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखेंगे। अगर स्कूल अनुमति नहीं देता है तो वो भारत के एक स्कूल में दाखिला लेंगे। इसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पूछा कि मुझे बच्चों के साथ बात करने की अनुमति दी जा सकती है, तो पत्नी की ओर से कहा गया कि हम रोक नहीं रहे हैं। फिलहाल बेंच ने कहा है कि हमारा सुझाव है कि आप चर्चा करें और मुलाकात के अधिकारों के बारे में एक समझौते पर आएं। आगे की सुनवाई अगले हफ्ते की जाएगी। इसके अलावा एक अन्य मामले में मुंबई की एक कोर्ट ने एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ उनकी दूसरी पूर्व पत्नी जैनब की ओर से दहेज प्रथा को लेकर दायर दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।